अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, एक के बाद एक तहरीक इंसाफ के खासल ख़ास रहनुमा, बड़े रहनुमा बहुत भरम से अडयाला जेल अपने बानी पीटीआई को मिलने जाते हैं, लेकिन पार्टी चीफ से मिले बगैर वापस ही आना पड़ता है। पहले हम सब ने देखा कि शेर अफजल मरवत उन्होंने भी बड़े चक्कर लगाए, घंटों घंटे उन्होंने अडयाला जेल के बाहर खड़े रहते थे, इंतज़ार करते थे और खान साहब से मिले बगैर वापस आ जाते थे। और अब शहरयार आफरीदी को भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। वहाँ पर बहुत कम लोगों को अब मिलने की इजाज़त दी जा रही है। अब शहरयार आफरीदी ने पार्टी फैसलों पर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। वो ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन पर अगर मैं चुप रहा तो ये मुजरिमाना खामोशी होगी। उन्होंने ट्वीट किया कि 24 मई को इमरान खान से मिलने गया था, इंतज़ार करता रहा लेकिन मुझे खान साहब से मिलवाया नहीं जा रहा। इमरान खान अपने देरीना साथियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसकी हतमी वजूहात तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन कुछ तो ऐसे हो रहा है और कुछ लोग कर रहे हैं जिसको छुपाया जा रहा है। बड़ा आम तासुर होता जा रहा है कि अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तहरीक इंसाफ के अंदर कि पीटीआई की जो फ़ैसला साजी है ये इस वजह से बहुत मुतासिर हो रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए सफ़बंदी कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम में जगह बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी करना चाहती है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट किसी भी ऐसे मूड में नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। उनका ये मानना है कि मुज़ाकरात सियासी जमातों का काम है, सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। अब यहाँ एक मसला ये भी है कि पीटीआई के अंदर जितने मुँह उतनी बातें, कोई हुकूमती जमातों से मुज़ाकरात के हक़ में बात करता है, कोई इनकार करता है। यही वजह है कि 2-3 हफ़्तों से ग्रैंड डायलॉग की बातें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक शटल कॉक तो बनी हुई हैं, लेकिन मामलात आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए ऑफ़र्स भी होती हैं, लेकिन पीटीआई से मुज़ाकरात की बातें जो हैं बड़ी कन्फ्यूजन उसमें नज़र आती है, लेकिन पीटीआई किसी फ़ैसले पर पहुंच नहीं पाती है। ऐसी ही ऑफ़र आज कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी दोहराई है कि हम तो तैयार हैं, बाकी फ़ैसला तो पीटीआई ने करना है। हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द पीटीआई कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाज़िर। यूसुफ रज़ा गिलानी से पहले सदर आसिफ जरदारी भी मुफाहमत के लिए तमाम सियासी जमातों को एक एक कदम पीछे हटने का मशवरा दे चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सियासतदानों को हाथ मिलाने का कह चुके हैं, लेकिन पीटीआई ने उन पर कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं दिया है। सवाल ये है कि पीटीआई का जो मैंडेट वापसी का जो मुतालबा है, और कहते हैं कि हमने मैंडेट चोरों से बात नहीं करनी, जिन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है उनसे हमने बात नहीं करनी है, तो मामलात आगे कैसे बनेंगे। हम तो बात करते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए ही हुकूमत ही साजगार माहौल बनाती है, लेकिन तहरीक इंसाफ किस तरह का माहौल चाहती है कि हुकूमत जो है वो इनसे बात करे। इसी पे मैं बात करूंगी। मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हमायूं अहमद साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपका। हमायूं साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने के लिए कोई पार्टी लीडरशिप ने कोई ख़ास लिस्टें बनाई हैं कि फ़लाँ शख्स मिल सकता है, फ़लाँ शख्स नहीं मिल सकता? इससे पहले हमने देखा शेर अफजल मरवत भी इस तरह की शिकायतें करते नज़र आए, और अब शहरयार आफरीदी भी इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। वो पार्टी पॉलिसीज़ पर सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर चुप रहा तो मुजरिमाना खामोशी होगी। ये बानी चेयरमैन का फैसला है कि कुछ ख़ास लोग ही उनसे मिलने आए, वो कुछ ख़ास लोगों से ही मिलना चाहते हैं, सबसे नहीं मिलना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे इन डिटेल नहीं मालूम कि ये फैसला किसका है, लेकिन जनरली जो है ये प्रॉब्ली इमरान खान तक अगर लिस्ट जाती है तो इमरान खान बेसिकली डिसाइड करता है किन से मिलना है, किन से नहीं मिलना, क्या करना है। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो मुझे मालूम है, ठीक है। अच्छा, 1-2 दफ़ा मैं भी जा चुका हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन देखिए मेरी एक सोच है। मेरी सोच ये है कि इस वक्त वो लोग जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स में, जो कि डिसीजन मेकिंग में, लेट्स से जिनकी मुख्तलिफ कमेटियों पे नाम है, आपको पता है इस वक्त मुल्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है।
अब अगर उस दौरान में किसका दिल नहीं करता कि वो इमरान खान से मिले, और इमरान खान के पास प्रॉब्ली एक दिन होता है कि वो अपने पार्टी लीडरान से मिले। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो एक मेडिकल में टर्म होती है ट्रायाज मींस के उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि जिनसे मिलकर कोई ऐसे डिसीजन लेने होते कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन जनरल और पाकिस्तान इन पर्टिकुलर उसके लिहाज से कहीं ये फैसला इस तनाजुर में तो नहीं हुआ है कि पिछले दिनों हमने देखा था कि जितने लोग मिलने जाते थे इमरान खान से, इशू एक होता था, बातें मुख्तलिफ बाहर सामने आती थी। बैरिस्टर गौहर साहब कुछ कहते थे, रऊफ असद साहब कुछ कहते थे, शेर अफजल मरवत साहब कुछ कहते थे, मतलब कि जितने लोग मिलने जाते थे मसला एक होता था, बातें जवाब मुख्तलिफ आते थे। एक फलां कहता था खान साहब ने ये कहा, दूसरा शख्स कहता था खान साहब ये कहा। क्या ऐसी तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप समझते हैं ये पार्टी ने फैसला किया है? देखिए, मुझे चूंकि डिटेल का नहीं पता कि पार्टी ने क्या फैसला किया है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि वहां से जो बाहर आता था वो कुछ और कहता था। मेरे ख्याल में ऐसा होता है, जब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ तो अब मेरे बात करने का और सवाल करने का जो तो तरीका है वो हो सकता है आपके सवाल करने के तरीके से फर्क हो। तो आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने सवाल किया है उसका जो जवाब आया होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बास चीजें का जवाब जरा फर्क मिलेगा, और मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल करूंगा उस कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे जवाब मिलेगा वो शायद जरा फर्क हो। ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जब लीडरशिप के साथ डायरेक्ट कनेक्शन टूटा हुआ होता है और आप दरमियान में मतलब अवाम को दरमियान में लीडर की डायरेक्ट बात नहीं पता चल रही, वो इनडायरेक्ट बात पता चलती है। इसमें तो बहुत सारी चीजें वो आ जाती है। तो मैं पर्सनली अगर देखें, मेरे लिए ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है। मेरे लिए जो असल चीज है वो ये है कि इंशाल्लाह ताला ये 2-3 दिनों में 4 दिनों में ये सारे केसेस जो गलत तरीके से इमरान खान पे किए हुए थे, जब वो खत्म हो जाएंगे तो इमरान खान को फिर जेल में रखना अनटिल अनलेस ये जो 2 घटिया किस्म के और चीजें कर रही हैं पंजाब हुकूमत और ये सारे मिलके जो उनको जेल में रखने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज जब वो बाहर आ जाएंगे हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते में महीने में, तो फिर इंशाल्लाह ये सारे मसले हल हो जाएंगे। तो मैं इनको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ, आप ये लोग क्या समझते हैं कि 2-3 हफ्ते में 1 महीने में इमरान खान बाहर आ सकते हैं? देखें, मेरे लिहाज से तो इमरान खान को आज से 6-8 महीने पहले ही बाहर आ जाना चाहिए। मेरे लिहाज से तो ये जो 200 केसेस है, इनमें अगर कोई भी जज जिसके अंदर हल्के से भी क्या कह सकते हैं उसे, खुदा का खौफ हो, मतलब मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि खुदा का खौफ हो। वो कहते हैं ना कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है देता है 1000 सजदों से आदमी को निजात। तो अगर वो उस एक सजदे की खौफ की वजह से अपने काम सही करने, जमानतें मिल तो रही हैं। अलकादी ट्रस्ट केस में उसमें भी जमानत मिली, मतलब कि जिसमें जमानत मिल जाए, जो जमानत दे दे उसको खुदा का खौफ है। ये केस ही नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है। ये केस इन द फर्स्ट प्लेस होने ही नहीं चाहिए थे। इसमें जमानतों की तो बात ही नहीं है। मैं आपको बगैर किसी केस के मैं आपको जेल के अंदर कर दूं, फिर आपको कह दूं जमानत मिल जाए, तो वो जमानत मिलना भी नाजायज है। आपको तो केस में होना ही नहीं चाहिए, आपको तो बरी होना चाहिए और आपको सॉरी कहना चाहिए मुझे कि जी मैंने आपको गलत तरीके से मैंने जेल में डाला हुआ है और इतने महीने मैंने आपको जेल में रखा है। तो ये तो अपॉलॉजी बनती है उन लोगों की इमरान खान से जिन्होंने उसके ऊपर झूठे केसेस किए हुए हैं। इसमें उनको रिलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के दौर में नून लीग के रहनुमा जेलों में थे, तहरीक इंसाफ ने कितना सॉरी बोला था? देखिए, मेरे लिहाज से मुझे नहीं मालूम कि वो कौन से ऐसे केसेस थे जिसके बेसिस पे हम लोग ज्यादातर 1-2 लोगों के केसेस की बात करते हैं। ज्यादातर जो केसेस थे वो बने थे पुराने दौर में और उस लिहाज से हुआ था। अच्छा, 1-2 केसेस जो बने थे उसमें अगर कोई गलत हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गलत हुआ था,
तो उसको अगर उन्होंने सॉरी नहीं कहा था तो और गलत हुआ था तो क्या वो जस्टिफाई करता है कि आज फिर गलत हो? क्या वो जस्टिफिकेशन बनाता है? मोर द रीजन कि अगर एक मतलब ये है कि माजी की गलतियों से कोई सीखता नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है कि आज तो हम कह रहे हैं कि जो नून लीग के साथ हुआ जो वो गलत हुआ, आज आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो मसला ये है कि जब ऑपोजिशन में रहने वाले मुसीबतें सहने वाले जब इक्तदार में आते हैं तो वो माजी भूल जाते हैं, फिर उनके सरों पर वो इक्तदार का एक भूत सवार हो जाता है, फिर तो उनको मीडिया भी बुरा लगता है, फिर ऑपोजिशन सब कुछ बुरा लगता है। मैं आपको मिसाल देता हूं। देखिए 2018-2019 में जिस जमाने में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिलीज के खिलाफ जो केसेस को कह रहे थे कि इनके कोई प्रूफ नहीं है और ये कर रहे हैं और हटा दें और वो कर ले, उस जमाने में जो हमारा स्पोक्स पर्सन, जो हमारे जो क्या कह सकते हैं ये इंफॉर्मेशन के जो मिनिस्टर थे उस वक्त, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें फवाद साहब थे, ठीक है ना, तो फवाद चौधरी साहब थे। तो उन्होंने कहा था कि ऑल्दो हम एग्री नहीं करते इन चीजों से, लेकिन हम इनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। ये वही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं जो आज भी प्रॉब्ली उन्हीं बेसिस पे केसेस वो कर रहे हैं, तो उनका वो नहीं हो। लेकिन आज आप देखें किस तरीके से नून लीग उनको वो कर रही है। पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो पॉइंट ये है कि अगर हम लोग इस चीज को देख लें कि यार हम लोग ज्यादती ना करें, अगर पहले कोई ज्यादती हुई थी तो उसको आइंदा ना रिपीट हो, तो ये चीज बेहतर है बनिस्बत इसके कि मैं पुरानी गलत चीज को जस्टिफाई करते हुए आज भी कहूं। अब मैं कह दूं कि जी एक जमाने में तो औरत को जिंदा दरगोर कर देते तो आज भी कर दो। अब ये चीजें जो है ना, ये स्टुपिडिटी है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी हो रहा है ना, आप लोग भी मीडिया को दरगोर जिंदा करना चाहते थे, आज मौजूदा हुकूमत भी करना चाहती है। नहीं देखें, बात मैं आपको एक बात बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग ये बातें करते हैं ना, तो ये कहने की हद तक हम लोग करते हैं, लेकिन मीडिया का बहुत सारे जो मीडिया के अपने लोग हैं वो भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी उन्हीं के कसीदे गा रहे हैं, वो भी उन्हीं के लिए वो कर रहे हैं। आपके कितने मीडिया के जो ओनर्स हैं वो उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, उन्हीं की वो चल रही है। तो अगर मुझे कोई ये कहे कि ये सारा मीडिया, हाँ उसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो उस दौर में भी, हमारे दौर में भी और किसी भी दौर में भी वो सही बात के लिए खड़े होते थे, अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसको ये कह देना कि पूरे मीडिया को कह देना कि वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी गाली बेड़े हमारे हर जगह पे, हर इदारा, हैं। हमारा मुआशरा इतना पोलराइज्ड हो गया है, चाहे वो मीडिया है, सियासत हमारी पोलराइज्ड हो गई है, फैमिलीज में हमारे तकसीम आ गई है, मीडिया में हमारे तकसीम आ गई है। अनफॉर्चुनेटली ये जो एक ट्रेंड है ये तहरीक इंसाफ के दौर में ज़्यादा परवान चढ़ा है। मुझे ये बताइएगा, ये जो मुज़ाकरात की कहानी है, 2-4 हफ्ते पहले तक हुकूमत भी बहुत ज़्यादा ऑफर कर रही थी, बात कर रही थी, मुज़ाकरात होने चाहिए, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन एक दफ़ा फिर से खामोशी हो गई है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की आप लोग इस हुकूमत से करना नहीं चाहते हैं। बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई का क्या ख्याल है? वो हुकूमत के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है? देखिए मैं आपको एक बात, वो जो आपने कमेंट किया था ना कि आपके जमाने में बहुत हो गया था, चीजें हो गई थी, मैं आपको एक थोड़ा सा वो करता हूँ। एक टर्म होती है, उसे कहते हैं वाटरशेड लाइन, ठीक है। वो होता ये है कि एक खास हद तक चीज आराम से जारी होती है, फिर एकदम नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। ये याद रखें कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बात की थी, और वो बात ये थी कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जुल्म का निज़ाम पिछले 40-45 सालों से या 50 सालों से बढ़ता ही जा रहा है। अब वक्त वहां तक पहुंच गया है कि जुल्म इतना बढ़ना शुरू हो गया है कि लोग जो है ना, अब उनके अंदर वो थोड़ा सा सब्र उनका भी खत्म होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये उस जुल्म के ठीक है। हमायूं साहब, मुज़ाकरात की क्या कहानी है? जो मर्जी कर ले, मुज़ाकरात के बगैर तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए दो चीजें हैं। मुज़ाकरात के बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं अगर हम पाकिस्तान को इन जनरल सामने रखते हुए करें। हम लोगों ने सुना है कि फलाना इतने पैसे लेकर आ रहा है, फलाना SIFC और ये सारी चीजों ने पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन फैक्ट ये है कि पहले से इन 6 महीनों में
10% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। दुबई ने जो पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 66% कम कर दिया है। चाइना ने 50% कम कर दी है। जापान ने तकरीबन इसी तरह ही, पता नहीं कोई उनका 20% रह गया। तो अगर आप देखा जाए तो अभी अबू धाबी ने मुआहदा, अभी अबू धाबी की तरफ से अरबों डॉलर्स आ रहे हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखिए ना, अल्लाह करे आए। लेकिन मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, एक सिंपल फॉर्मूला है। जब मेरे और मेरे भाई के दरमियान में एक लड़ाई होगी, एक प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई हो रही होगी, उस प्रॉपर्टी में कभी कोई भी इंसान इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये सिंपल बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब बात आ जाती है मुज़ाकरात की। देखिए, मुज़ाकरात मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की ज्यादा जरूरत है एज अपोज टू किसी और की। एक बात। नंबर 2, मुज़ाकरात में अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट से बात करूं, तो मैं गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है। मैं उनसे क्यों मुज़ाकरात करूं, मैं क्यों उनको लेजिटिमेसी दूं? ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि अगर गवर्नमेंट अपने आप को कह दे कि भाई वकील ये हमारा मैंडेट नहीं था, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो आ जाए कि भाई हम एज अ गवर्नमेंट नहीं, हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी बात करना चाहते हैं, तो उस पर सोच विचार हो सकती है, उस पर कुछ हो सकती है। लेकिन व्हाई शुड आई? अगर आप मुझसे पूछे, जिस बंदे ने मेरे घर डाका डाला है, मैं उसकी वो जो मेरी गाड़ी जो उसने चोरी की है, मैं उसको उसकी गाड़ी क्यों कहूं? मैं कैसे कह सकता हूँ उसकी गाड़ी कि ये तुम्हारी गाड़ी, आओ इसमें बैठ के चलते हैं, तुम्हारे साथ चलता हूँ? मैं तो उसको थाने में लेकर जाऊंगा, मैं तो उसको जेल में अंदर करवाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों की इस जिद के साथ तो मामलात आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ये जो सियासी एक ब्लॉकेज आई हुई है, ब्लॉकेज है, मुज़ाकरात में एक रुकावट है, ये तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, एक मिनट है ना, आप इसको इस तरह कह सकती है कि ये मेरी जिद है, या आप इनके ये भी कह सकती है कि ये उनकी हडारामी है। बात आप कर रहे हैं तो जिद तो आपकी कहूंगी। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तो जिद तो देखिए ना, मेरी जिद नहीं है। देखिए, मेरी जिद नहीं है। देखिए, एक बात बताएं, मेरा एक उसूली फैसला है ना, मैं अपनी जिद को नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं मेरा उसूली फैसला है। मैं अपने उसूली फैसले पे क्यों पीछे जाऊं? मैं अपना उसूल इन लोगों की चोरी के लिए क्यों बदलूं? ठीक है, बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा सामने मायूम अहमद साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में आईनी एतबार से तो ज़ाहिर है मुल्क के मामलात को चलाने के लिए पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है, जिसमें कानून साजी की ताकत असम्बली और एग्जीक्यूटिव की ताकत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के पास होती है। लेकिन लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब के जो ओहदे हैं, ये सिर्फ रबड़ स्टाम्प बनने के लिए नहीं लिए हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी वो भी मामलात पर खुलकर बात कर रहे हैं। हमने देखा माजी करीब में उनकी वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के साथ बयानात की गर्मा गर्मी भी हुई, गवर्नर राज तक लगने की बातें हुई। बात करें दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की, तो वो भी जो बिल पेश किया गया है पंजाब असम्बली में हत्या के इज़्ज़त बिल, उस पर भी वो दस्तखत करने से फ़िलहाल तो इनकारी हैं। उन्होंने आज सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों को यकीन दिलाया है कि वो मुशावरत के बग़ैर इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये हकीकत है कि अगर गवर्नर पंजाब असम्बली से आए बिल पर सिग्नेचर्स नहीं करते तो 15 दिन में बिल खुद ही नाफिज हो जाएगा। लेकिन ये बिल गवर्नर पंजाब के बग़ैर वाला कानून होगा, पीपल्स पार्टी के अपने इत्तेहादियों के बग़ैर वाला कानून होगा। अब गवर्नर पंजाब ने अपने हुकूमती इत्तेहादियों के लिए एक और ज़ाहिर है स्टेटमेंट देकर और सहाफ़ियों के साथ खड़े होकर और ये साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही का साथ देती है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अज़ाला अब हो चुका है, अब उनको चाहिए अब काम करें, काम की तरफ आएँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विफाक में भी काबीना में शमूलियत के हवाले से ख़बरें आ रही हैं और पंजाब में भी काबीना में शमूलियत के हवाले से ख़बरें आ रही हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, मीडिया के हवाले से हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ़ करते हैं कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सहाफ़ियों का साथ भी दिया है, और अगर सियासी जमातों में किसी पार्टी के पास तनकीद बर्दाश्त करने की सकत है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है।
चंद रोज़ पहले जो बिल पास हुआ पंजाब असम्बली में, हद तक इज़्ज़त बिल, उस पर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। गवर्नर पंजाब का जो रोल है वो समझ में आ रहा है कि वो कह रहे हैं इसको स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए, लेकिन उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन भी पंजाब असम्बली में मौजूद थे जिन्होंने अपोज नहीं किया इसको। तो ये फिर सवाल उठते हैं कि दोहरा म्यार क्यों? क्योंकि सहाफ़ती तंजीमें हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सहाफ़ियों के साथ जो उनका रवैया रहा है हमेशा तारीफ़ करती हैं। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि ये जो बिल पास हुआ है, ये बिल क्या है? क्या ये किसी जमात ने, किसी हुकूमत ने अपने तई अचानक आउट ऑफ द ब्लू बिल ले आए है? इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी डिमांड नहीं थी। तो याद कीजिए, बहुत अरसे से जब से सोशल मीडिया के अंदर तूफान बदतमीज़ी बपा हुआ है, जिसके नज़र सिर्फ जो सियासतदान है वो नहीं हुए, फौज नहीं हुई, अदलिया नहीं हुई, साफ़ी खुद भी हुए, उनकी अपनी भी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है। और रफ्ता रफ्ता हमारे यहाँ ये हो गया है कि अब सोशल मीडिया हमारे फॉर्मल मीडिया को भी बहुत डोमिनेट कर रहा है। उसके अंदर भी होने वाली डिबेट के अंदर उसकी बहुत झलक आ रही है और उसको सोर्स के तौर पे लिया जा रहा है। तो जब हम इस पे बात करते थे कि ये बड़ा नामुनासिब है कि एक बंदे की पगड़ी उछाल दी गई किसी के खिलाफ, किसी जमात के खिलाफ, किसी फर्द के खिलाफ, तो उसके ऊपर कहा जाता था कि आप हद के इज्जत का कानून मौजूद है, उसके ऊपर काम कर लें। तो हम बताते थे कि जी हद के इज्जत तो इतने अरसे तक केस चलते रहते हैं, फिर सुलह सफाई में ख़त्म हो जाते हैं। तो हमेशा ये कहा गया सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से, वकला की तरफ से, अदालतों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ कि जी आप हद के इज्जत के कानून को इम्प्रूव करें, इसकी सुकम दूर करें, इसको इफेक्टिव करें, इसमें तीत डालें। ये सब कुछ होता रहा। अब एक बिल बना, उस बिल के ऊपर मुस्लिम लीग के अपने लोगों की भी राय है, उनके भी सीनियर साथी ये कह रहे हैं कि इस बिल को ज़्यादा मुशावरत के जरिए लाना चाहिए था, बेहतर था। हाँ। और हमारी जमात का भी यही मौक़िफ़ है। गवर्नर साहब का आपने कहा, उन्होंने भी यही कहा, कोई अलग बात नहीं कही उन्होंने। जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने बिल पेश किया, पास किया, उसको उनकी जमात की क़यादत ने भी कहा कि नहीं, इसको ऊपर बार्डर मुशावरत हो जानी चाहिए थी। और दूसरा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल बन गया है। बिल बनाना पार्लिमान या असम्बली का इख्तियार है, उस इख्तियार को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि वो लोगों की मर्जी के कानून बनाए। हाँ, कानून में सुकम आ गया, ओके, वेरी गुड, आपने प्रॉपर मुशावरत नहीं की, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, व्हाटसोएवर, तो उसके ऊपर अब भी बात हो रही है। हाँ। इस बात के मुताबिक यही प्रॉब्लम है ना कि स्टेक होल्डर से मुशावरत कर लें। नहीं हुई थी, कोई क़यामत नहीं आ गई। पहली बात तो सुनिए ना कि मुशावरत नहीं हुई, कोई कंपल्शन नहीं है मुशावरत की, बिल्कुल ना असेंबली प्रोसीजर में है, ना कानून में, ना रूल्स में, ना आइन में। हाँ, हमारे यहाँ एक रिवायत है, करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, तसादम नहीं होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। पहली बात यह है कि हम, इसका मतलब है कि आइंदा टैक्स लगाने के लिए पहले ज़मींदारों से और पहले सनतकारों से मुशावरत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ मुशावरत होनी चाहिए। अगर कानून बन गया, मुशावरत नहीं हुई, तो जो ये रवैया है कि हम नहीं मानते, हम ये कर देंगे, नहीं तो सर अपनी मर्जी की आपने हुकूमत जी बताएं सर। मैं असेंबली को अपनी मर्जी का कानून बनाने का इख्तियार है, ये मैं नहीं कह रहा कि उसकी डिक्टेटरशिप है, उसकी मुशावरत होती है असेंबली के अंदर। फिर उस बिल को असेंबली भी जाके, अभी आप लोग उसको कोर्ट में ले गए, कोर्ट में भी देखा जाएगा। आप असेंबली को चेक नहीं रख सकते उसके ऊपर। हाँ, अगर कोई बिल गलत बन गया है, जिसको हुक्मरान पास, जो बिल पास करने वाले वो भी कह रहे हैं कि भाई आइए बैठते हैं, मसला ये है, पहले सुन ले जरा, पहले सुन ले। वो कह रहे हैं कि इसको देखते हैं और इसमें जो चीजें गलत हो गई आपके ख्याल में, उसके ऊपर मुशावरत करके उसको ठीक कर लेते हैं। ये बिल कोई हतमी शक्ल है क्या? इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकती? तो मेरा रवैया, मेरी बात यह है कि रवैयों में इतनी सख्ती और लहजों में बात ये है, जब हुकूमतों को पता है कि इस तरह का हम बिल लेके आएंगे तो बाद में इस पर शोर मचेगा, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि पहले ही आप मुशावरत कर लें? नंबर एक। नंबर दो, मसला ये है कि यहाँ पर मीडिया, सुन लेना सर, ये कल सर बात ये है कि जब हुकूमत पार्टियां इक़्तिदार में होती हैं तब कुछ नज़र आता नहीं है। यही मरियम नवाज साहिबा जब तहरीक इंसाफ, पीका और मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ये लोग बना रहे थे, यही मरियम नवाज साहिबा कहती थी मैं नहीं मानती किसी भी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को। ये हुकूमतें जो होती हैं ऐसे बिल जराइम को छुपाने के लिए लेके आती हैं। मसला ये है कि यहाँ पर मीडिया अपोजिशन में अच्छा लगता है और इक़्तिदार में, हुकूमतों में मीडिया, वही मीडिया दुश्मन लगता है। सर पहली बात तो ये है कि जो मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती थी, आज वही बात पीटीआई कह रही है।
तो गलत कर रहे हैं ना अपने सर? दौर में फीका भी ला रहे थे, बाकी बिल्कुल बिल्कुल गलत, यही तो मैं कह रही हूँ। मैं दोनों गुजारिश करूँ, दोनों रवैये मुनासिब ना थे। हाँ, सवाल ये है कि असेंबली को या हुकूमत को किससे मशावरत करनी चाहिए, ये उनका इख्तियार है, वो गलत सही, ये दुनिया में ये प्रोसीड है। हाँ, अगर कानून गलत बन गया है, अदालतें मौजूद हैं, या उस असेंबली के अंदर अपोजिशन है, हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, आपके लोग उनसे बात करेंगे, बैठ के बात हो जाएगी और उस कानून के अंदर जो सुकम है वो दूर हो जाएंगे। सही। उसके ऊपर बालू चढ़ा लेना, हमें चढ़ा लेना और इस तरह धमकियां देना, इससे क्या मसले हल हो जाएंगे? सर यही बात, यही धमकियां नून लीग वाले भी देते थे ना। मसला ये है, कल पीटीआई करती थी, वो भी गलत है। नहीं है कि अगर वो धमकियां देते थे तो गलत करते थे, मेरा सवाल ही और है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल अदलिया के लिए कोई बारे में कोई कानून बनना हो तो पहले पार्लियामेंट अदलिया से पूछे, जो बिजनेसमैनों के खिलाफ बनना हो तो बिजनेसमैनों से पूछे, ताजरों से बनना हो तो ताजरों से पूछे, मीडिया के बारे में बनना हो तो मीडिया से पूछे। ये कानून तो खैर खालास्तन मीडिया के बारे में है भी नहीं, ये सिर्फ मीडिया का कानून नहीं है, लेकिन ये क्या असेंबली है कि तमाशा है? सर ये सियासतदानों पे भी फिर लगेगा, आप तनकीद करेंगे नून लीग वाले पे, बिल्कुल लगेगा सर। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुझे पता है कि क्या होगा। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं तो तरीकाकार की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कोई कहता कि ये करना नहीं चाहिए था, नहीं, असेंबली का अनचेक्ड इख्तियार है। हाँ, असेंबली ने गलती कर ली, अगर कानून गलत बन गया, बन जाते हैं कानून गलत, तो गवर्नमेंट को भी, अपोजिशन को भी, अदालतों में भी जाके चैलेंज हो जाएगा, पार्लियामेंट में भी बात होगी, सेनेट में भी बात होगी और इसके अंदर जो सुकम है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ना आस्तीनें चढ़ाएं, ना भमें चढ़ा के बातें करें और ना अपने लहजों में तलखियां पैदा करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये गैर कानूनी बात नहीं है, ना ही कोई एक आईनी कोई पाबंदी है, बस पाकिस्तान में एक रिवायत चलती आ रही है कि वफाक हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत पहले बजट पेश करती है और सूबे बाद में अपना बजट पेश करते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत की असल आमदनी टैक्सेस से हासिल होती है और टैक्सेस वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है। टैक्सेस से इकट्ठी होने वाली आमदनी को वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड के ज़रिए सूबों में फिर बांटती है। लेकिन इस बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुल्की तारीख़ में पहली बार वफाक से पहले सूबाई बजट देकर न सिर्फ सबको हैरान किया है, बल्कि सूबाई हुकूमत का ये एक्शन बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। बजट की बात करें तो KP के हुकूमत ने अगले माली साल के लिए 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश किया है। बजट का कुल हजम 1754 अरब रुपए है, जबकि सूबे के कुल खर्चे 1654 अरब रुपए बताए गए हैं। मुआशी माहिरीन हैरान है कि एक ऐसा सूबा जो पाई का मोहताज है, जो कह रहा है कि उनके अखराजात पूरे हो नहीं रहे हैं, अखराजात पूरे करने के लिए उसका 70 से 80% जो दारोमदार है वो विफाक से जो पैसे मिलते हैं उन पर होता है, वो विफाकी पैकेज से पहले अपना बजट दे सकता है। सूबाई बजट एक ऐसे वक्त में पेश किया गया है जब वफाकी हुकूमत के IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुल्क की मुआशी मुश्किलात को हल करने के लिए कई रिफॉर्म्स, टैक्स निज़ाम को अपडेट समेत शरह सूद में तब्दीली जैसे मामलात ये भी अभी ज़ेर बहस है। मुआशी माहिरीन ये समझते हैं कि ऐसे हालात में वफाकी हुकूमत को लूप में लिए बगैर सूबाई बजट देना ये मुनासिब नहीं था। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत भी गंडापुर हुकूमत से के जो ये उन्होंने किया है इस अमल से खुश नहीं है। हुकूमती अहदेदार ये कहते हैं कि मफरूज़ों पर बजट देना न सिर्फ गैर जिम्मेदारी है बल्कि ये तौहीन भी है। क्या कहते हैं ज़रा देखिए। विफाकी बजट अभी पास ही नहीं हुआ, आया ही नहीं, ये पता नहीं है कि आपके जेब में कितने पैसे, इसमें आपके कितने बनते, और इस तरह मफरूजों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या सुन्नी इत्तेहाद की हुकूमत जिसने अपना बजट वफाक के बजट के आने से पहले अनाउंस किया, प्रोग्राम को सैबोटाज करके मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेलने की कोशिश की। बेहतर ये होता कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाकी बजट के अनाउंसमेंट का पहले इंतज़ार करती।
सूबाई बजट को लेकर ये सवालात भी उठ रहे हैं कि बजट पहले देकर क्या पीटीआई ने वफाक को कोई मैसेज दिया है, पीटीआई से हासिल क्या करना चाहती है, इतनी जल्दी क्या थी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं केपी के हुकूमत के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। आपने सुना कि जो वफाकी लोग हैं, हुकूमती लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको वफाकी बजट का इंतज़ार करना चाहिए था केपी हुकूमत को। पीटीआई तो मईशत को सबोटाज करना चाहती है, अपने रवैये पर नज़रसानी आप लोगों को करनी चाहिए। कैसे आप लोगों ने पहले अपना बजट पेश कर दिया? फ़र्जी आदाद व शुमार पर भी भला कोई बजट पेश करता है, ये हुकूमत कह रही है। अच्छा, यही माशी माहिरीन थे जिनका आप जिक्र कर रही थी या कोई और है इनके अलावा माशी माहिरीन जो बात कर रहे थे? तो खैर, एक तो मुझे अमीर मकाम की आवाज लग रही थी और एक जो नए जो परवेज मलिक साहब के जो साहबजादे हैं, अली परवेज। हाँ जी, ये वो है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो शाजियत दो चीजें इम्पोर्टेंट है सबको। आपने पहले खुद बहुत अच्छा किया, वजाहत दे दी कि कहीं पे कोई कानून नहीं है कि किसने कब बजट देना है, नंबर एक, ठीक है। नंबर 2, एक चीज है जिसको देखकर सूबे बजट बनाते हैं, वो है कि वफाक की कितनी अपनी टैक्स महसूलात होंगी, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुझे ले लीजिएगा, पिछले 10 साल की जो वफाक महसूलात का ऐलान किया आया वो हासिल कर पाए कि नहीं हासिल कर पाए। सूबे हमेशा उन महसूलात पे बजट बनाते हैं, फिर जो है वो जब वफाकी महसूलात पूरी नहीं होती तो उनको कम पैसे आते हैं और उनका बजट सबूताज हो जाता है, ठीक है। एक तो चीज ये है। तो कभी भी वफाक के जो महसूलात हैं वो हमेशा जो है, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है IMF का और बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं, और खास तौर पे PDM की हुकूमत का ये साल तो जो चल रहा है, पिछले साल इन्होंने 1500 अरब का जो महसूलात का टारगेट दिया था और 7500 में 1000 अरब कम किया था। तो जिसकी वजह से जो सूबों ने 8500 को देखकर बजट बना लिया, सारे सूबे फंस गए। अच्छा, ये जो आपने बजट पेश किया है ये प्रैक्टिकली इतना है और खर्चे कम बताए हैं, बजट का कुल हजम 1754, खर्चे 1654, ये फर्जी है या ये कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है? देखें, अभी आपने एक और बात बोली थी बीच में कि एक पाई का मोहताज सूबा, खुदा ना करे ऐसी बात हो। ये जो हम इस साल भी हम 75 से 100 अरब रुपए बचाए हैं हमने, ये जो अभी साल चल रहा है। अच्छा। ये वो सूबा है जिसने 30 अरब रुपए की कैश पे गंदम खरीदी है, पंजाब नहीं खरीद पाया। ये वो सूबा है जिसने 10 अरब रुपए रमजान पैकेज पे बांटे, 10-10 हजार रुपए फी खानदान, पंजाब ने 3500 रुपए दिए। ये वो सूबा है जैसे ही हुकूमत में आए हम, रमजान से हमने सेहत कार्ड शुरू किए, 10 अरब रुपए जारी किए, 15 मई तक 2 महीने में 1,53,000 लोगों के ऑपरेशन हुए सेहत कार्ड पे, जिसमें 80,000 खातून हैं। आपने तो बोल दिया हम पाई के मोहताज हैं, हम ये काम हमने ये 2 महीने में कर दिए और कोई कर्ज नहीं लिया किसी से। इसके बावजूद आपके वज़ीर आला साहब ही फरमाते हैं कि हमारे पास अखराजात चलाने के लिए पैसे हमारे जो हक है वो मांग रहे हैं हम, नंबर 1। तो ये भी जो साल गुजरे इसमें हम बहुत बड़ा सरप्लस देने जा रहे हैं। अच्छा, अगले साल की अब आपको मैं एक बात बताऊं कि अगले साल का जो हमने टैक्स का तखमीना जो लगाया है, जो वफाक लगाने जा रही है ना 12,900 जो IMF कह रहा है, हाँ। और जिसपे पता नहीं वो 12,900 अगर ऐलान कर दिया तो ये आप जरूर माशी माहिरीन से पूछ लीजिएगा कि ये हासिल कर सकेंगे कि नहीं। और अगर कोई उस 12,900 पे बजट बना लिया उसने खुदा ना खास्ता, तो वो जो है अगर ये हासिल ना कर सकेंगे तो सूबे कितना बुरे फंस जाएंगे, नंबर 1। तो हमने 11,100 रुपए की महसूलात पे बजट बनाया है, कंजर्वेटिव। जो पिछले साल का जो टैक्सेस का इनका हदफ था वो भी अभी 1800 से 2000 अरब, ये अभी खसारा है। वो कह रहे हैं हम पूरा कर लेंगे, वो कर लें, अल्लाह करे। हमने तो जो हमें 300 अरब रुपए जो पिछले साल इन्होंने जो महसूलात के टारगेट दिए थे, उससे वफाक से सिर्फ केपी को कम मिल रहे हैं। उसकी वजह से हमने सारे तरक्याती अखराजात अपने दूसरे सारी चीजों पर कट लगा दिए। तो हम क्यों इतने एग्रेसिव? मुझे एक बात बताएं मुज़म्मिल असलम साहब, हुकूमत जो अब सोच रही है, जो इंडिया भी वो दे रहे हैं कि NFC के तहत जो सूबों को पैसे दिए जाते हैं उस पर अब बैरूनी कर्जों पर जो ज़ाहिर है जो कर्जे ले रहे हैं, फिर आपको पता है कि सूद उतारने के लिए भी आप कर्ज लेते हैं, तो वो कर्जों पर सूद और जो तवानाई के शोबे के जो सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जे हैं उनका जो बोझ है, अब वो सोच रहे हैं कि ये भी हम सूबों पर डालें, क्योंकि वो कहते हैं कि हुकूमत के पास काबिल तकसीम पोल में सिर्फ 42.5%
5% बचा है, जबकि बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी और तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्जों की अदायगी को बरकरार रखना अब उनके लिए मुमकिन नहीं रहा, तो वो इस बोझ को भी आप लोगों के साथ अब शेयर करना चाहते हैं। तो आप लोगों को तो पहले ही आपका हक नहीं मिल रहा, तो आप कैसे पूरे करके देंगे? जब वो बात करेंगे तो हमसे ज्यादा तो आप पंजाब और सिंध का उसमें बिहेवियर देखिएगा, नंबर 1। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी अहम बात सुन लेना, अभी ये इसी बजट की तारीख में ये जो माशी माहिरीन अमीर मकाम साहब और जो परवेज साहब थे, 7 जून को इन्होंने बजट देना है, 7 जून को, ठीक है। अब जिस दिन ये अभी भी तारीख पक्की नहीं है क्योंकि IMF चली गई ये रूट कर, अभी IMF कह रही है जरा सा आप इसमें ये हमें दें, तो अगर फर्ज करें 7 जून को भी बजट आ गया तो फिर आएगा तो हम भी देखेंगे कि ये आया, तो हमें भी उसके बाद 4 दिन तो बजट बनाने में लग जाएंगे ना नया। मुझे एक बात बताएं, आप भी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, IMF को कभी रूठने दिया है हमारे हुक्मरानों ने? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं रूठ रहे, अभी तो मैं आपकी बात रख रहा हूँ ना। 7 जून को अगर ये बजट देंगे ताजिया, तो 11-12 जून को हमारी बारी लगेगी। 12 जून को मैं बजट देता हूँ, 16-17 से ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, तो फिर मैं बजट की बहस कब कराऊंगा, बजट मुकम्मल कब करूंगा असेंबली में? जल्दबाजी में बजट दूंगा 4 दिन में बनाकर? अभी तो हमने 2 महीने में तसल्ली में बना के बैठा है, सरप्लस बजट दिए, आमदनी का तखमीना भी कम रखा है, क्योंकि हमें पता है ये जितना बड़ा भी ऐलान कर दें आखिरी में उसने शॉर्ट ही होना है, शॉर्टफॉल ही आना है, क्योंकि जिस तरह के टैक्सों की बातें कर रहे हैं वो तो आवाम मईशत में जान ही नहीं है। हमने तो ऐसा बजट दिया है, देखें हमने तो सिर्फ तनख्वाहों में भी 10% इजाफा किया, हमें लोग तनकीद कर रहे हैं कि इतनी महंगाई क्या आप कम बजट आपने तनख्वाहों का बढ़ाया। अब ये वफाकी हुकूमत पे है कि वो कितना अच्छा बजट दे, हमें अगर ज्यादा आमदनी दे देंगे तो हम तो उनको सरप्लस दे, IMF तो छलांगे मारेगा कि वाह 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 KP ने इतना अच्छा काम किया है। तो ये बेचारे असल में इनको समझ नहीं है कि हमने जो है कोई इसमें किसी से रेस नहीं लगाई। लोड शेडिंग का मसला तो हल करें, पेशावर में भी एहतजाज हो रहा है, हर जगह तो लोड शेडिंग तो हमारा नहीं है ना। अभी तो मैं आपको एक और खबर दे दूं, जितनी हमारी जरूरत है ना उससे ज्यादा हम पैदा करते हैं। अब ज्यादा अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम अगले साल से अपनी तारें लगा लेंगे खुद, ये वाली नहीं तरबेला डैम वगैरह, ये हमने अपनी नई पैदावार शुरू की। और आपकी इत्तला के लिए बताऊं, 5 रुपए यूनिट वफाकी हुकूमत इस वक्त 60 रुपए का बेच रही है, और कह रहे हैं कि बजट के बाद वो 70-80 रुपए का यूनिट करना पड़ेगा उन्हें। बहुत शुक्रिया मुशीर खजाना KP के मुज़म्मिल असलम साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका।